नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको चट्टान के भाग 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने चट्टानों के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आग्नेय चट्टानों के विस्तृत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं चट्टानों के भाग द्वितीय के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे अवसादी सेल के बारे में। तो जो अवसादी सेल है वो विभिन्न प्रकार के अवसादों के इकट्ठा होने से बनी हुई होती है, इसलिए इसको कहते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना। तो सेडिमेंट्री जो शब्द होता है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया शब्द है, और सेडिमेंटम का मतलब होता है नीचे बैठना या सेटिंग डाउन। अवसादी सेल को परतदार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। तो जो अवसादी सेल हैं उनको परतदार सेल भी कहा जाता है। उसका मुख्य कारण ये होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो अवसाद होते हैं वो लेयर्स के रूप में जमते हैं, इसलिए इनको कहते हैं परतदार चट्टानें। वर्सेस्टर्स के अनुसार अवसादी सेल, जैसा कि शब्द अवसाद का अर्थ होता है प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों के, जो कि किसी न किसी रूप से संगठित हो जाते हैं तथा परत में हो जाते हैं, उनके जमा होने से बनती है। तो विभिन्न प्रकार के अवसादों के जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती हैं अवसादी चट्टानें या परतदार शैल कहलाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं अवसादी सेल को फोटो के माध्यम से कि विभिन्न प्रकार की जो अवसादी सेलें हैं वो इस स्लाइड पे हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से इनमें लेयर्स पाई जाती हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये लेयर्स के रूप में दिखलाई गई हैं कि अवसादी चट्टानें जो होती हैं विभिन्न प्रकार की परतों के रूप में पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं अवसादी चट्टान की विशेषता के बारे में। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पति के समूह से होता है। यही कारण है कि अवसादी सेलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। तो जो अवसादी सेलें होती हैं वो चट्टान के चूर्ण से या जीवों के अवशेष या वनस्पति के मिलने से होती है, इसलिए इनको कहते हैं अवसादी सेलें। अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो भूपृष्ठ का 75% भाग है वो अवसादी सेलों से आवृत है, और शेष 25% भाग में आग्नेय तथा रूपांतरित शैलें जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अवसादी सेल धरातल का अधिकांश भाग आवृत किए हुए होते हैं, तथापि भूपृष्ठ या क्रस्ट की बनावट में जो इनका योगदान होता है वो सिर्फ 5% होता है, और 95% जो योगदान होता है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का होता है। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि अवसादी सेल का जो महत्व होता है वो केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए होता है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं होता है। तो यदि भूपृष्ठ के ऊपरी भाग की बात करें तो जो 75% भाग है वो अवसादी सेलों से आवृत होता है, बाकी 25% में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी सेलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु यह शैल रवेदार नहीं होती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के अवसादों के परत के रूप में जमा होने से बनती है, इसलिए इनमें परतें पाई जाती है। और यहाँ ठंडे होने की कोई बात नहीं होती है, इसलिए इसमें रवें जो होते हैं वो नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शैल की तरह अवसादी सेल बड़े बड़े स्थल रूपों जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ आदि के रूप में नहीं पाई जाती हैं। तो जिस तरह से आग्नेय सेल बड़े रूपों में पाई जाती हैं, उस प्रकार से ये बड़े स्थल रूपों में नहीं पाई जाती हैं। ये आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं से भिन्न होती हैं अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी सेल संगठित हो सकती है
अथवा असंगठित एवं ढीली भी हो सकती है। चट्टान का संगठन संयोजक तत्व एवं खनिजों के ऊपर आधारित होता है। तो जो इनका संगठन होता है उसमें ये संगठित भी हो सकती है और असंगठित भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है और ढीली भी होती है। ये निर्भर करता है कि उसमें जो खनिज पाए जाते हैं उनका संगठन और संयोजक तत्व किस प्रकार का है, उस पर निर्भर करती है अवसादी सेल किस प्रकार की होंगी। अवसादी सेल क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाता है तथा ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषता है उसमें संधियां व जोड़ अधिक पाए जाते हैं और ये जो जोड़ होते हैं वो खासकर संयोजक तल से लंबवत रूप में पाए जाते हैं। तो जो दो परतें होती हैं उनके बीच को जो जॉइंट करने वाला भाग होता है वो कहलाता है संयोजक तल, और जो संधियां और जोड़ पाए जाते हैं वो संयोजक तल के लंबवत रूप में पाए जाते हैं। अवसादी सेलों में दो परतों के संयोजक भाग को संयोजक तल अथवा संस्तरण तल कहते हैं और दो परतों के संस्तरण के सहारे परतों के पारस्परिक अनुरूप संबंध को समविन्यास कहा जाता है और ये प्राय मुलायम होती हैं। कुल मिलाकर अवसादी चट्टान कोमल होती है और अपर्दन का जो प्रभाव होता है शीघ्र होता है। तो अवसादी चट्टानों की यदि मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के अवसादों के एकत्रित होने से परतों के रूप में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से ये मुलायम प्रकार की होती हैं, जिस कारण इन पर जो होता है अपर्दन का प्रभाव भी शीघ्र होता है। अब हम बात कर रहे हैं अवसादी सेलों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित या चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानें, जिसमें है बालू का पत्थर, जल से निर्मित बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट अथवा गोलाश्म, चीका मिट्टी, शैल और लोयस। ये जो सभी हैं वो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानें कह सकते हैं अवसादी सेलों के वर्गीकरण में। दूसरा प्रकार है जैविक तत्वों से निर्मित शैल, जिसमें शामिल है चूने का पत्थर, कोयला, पीट। और नेक्स्ट वर्गीकरण है रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल, जिसमें शामिल है खरिया मिट्टी, शैल खड़ी और नमक की चट्टानें। ये है रासायनिक तत्वों से निर्मित और ऊपर वाली हमने देखी जैविक तत्वों से निर्मित। अब हम बात कर रहे हैं अवसादी सेलों के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार वर्गीकरण, जिसमें है जलज सेल। जलज सेल में पहला प्रकार है सागर निर्मित तलछट सेल, झील में निर्मित तलछट सेल और नदीकृत सेल। और दूसरा प्रकार है वायु निर्मित सेल और तीसरा प्रकार है हिमानी द्वारा निर्मित सेल। तो ये तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं अवसादी सेल के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार। अब हम बात कर रहे हैं रचना सामग्री के आधार पर इनका वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 है चट्टान चूर्ण से निर्मित सेल, दूसरा है रासायनिक पदार्थ से निर्मित सेल, तीसरा है कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेल। अब हम बात कर रहे हैं शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी सेलें जो हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस श्रेणी की चट्टानों में मुख्य बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी और लोयस शामिल है। और बालू का पत्थर का जो निर्माण होता है वो बालू के कणों से होता है, यानी बालू का जो निर्माण होता है शक्कर के महीन कणों की तरह बारीक जो कण होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उनके मिलने से बालू का पत्थर का निर्माण होता है। और जब रेत के कणों का समूहन एवं संगठन संयोजक पदार्थों द्वारा होता है तो बालू का पत्थर का निर्माण हो जाता है। और बालू का पत्थर के जो संयोजक पदार्थ होते हैं वो होते हैं सिलिका, कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड और चीका। बालू का पत्थर शैल प्रवेश्य होती है, प्रवेश्य का मतलब जल उसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है और यही कारण है
कि पातालीय कुएं जो होते हैं बालू का पत्थर वाली शैल के एरिया में ही पाए जाते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आकार के आधार पर रेत के प्रकार किस तरह से होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं बालू के प्रकार और उनके कणों का व्यास जो है वो टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत बड़े कणों वाला जो होता है उन कणों का व्यास होता है 1 मिलीमीटर, बड़े कण वाला होता है उसका होता है 1/2 मिलीमीटर, और मध्यम कणों वाले का 1/4 मिलीमीटर, और बारीक कण वाले जो होते हैं उनका व्यास होता है 1/8 मिलीमीटर, और बहुत बारीक कणों वाले जो बालू होती है उसका व्यास होता है 1/16 मिलीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं कांग्लोमरेट के बारे में। तो रेत के साथ कंकड़ भी मिले होते हैं और चिकने हुए गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़ों को कंकड़ या पेबुल कहते हैं, और इनका जो व्यास होता है वो 4 मिलीमीटर तक होता है। बड़े बड़े पत्थर इनका व्यास 256 मिलीमीटर होने के सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने से ग्रेवल का निर्माण होता है। तो चीका मिट्टी संयुक्त हो जाए और बड़े पत्थर जिनका व्यास 256 मिलीमीटर होता है उनके सम्मिश्रण से जो बनता है उसको ग्रेवल, राउंड पेबल कहते हैं। जब कणों का संगठन क्वार्ट्ज खनिज द्वारा होता है तो ग्रेवल का रूप जो होता है वो कांग्लोमरेट में बदल जाता है। तो जब कणों का संगठन क्वार्ट्ज खनिज से हो जाता है तो ग्रेवल जो बनता है वो बदल करके कांग्लोमरेट में बदल जाता है। और जब कंकड़ गोल न होकर कोण वाले होते हैं तो उससे निर्मित शैल को ब्रेसिया कहा जाता है। यहां आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कांग्लोमरेट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से कणों के सम्मिश्रण से, बड़े बड़े कणों के सम्मिश्रण से ये कांग्लोमरेट का निर्माण हुआ है। चीका मिट्टी एवं शैल की बात की जाए तो चट्टान चूर्ण के बारीक कणों के निक्षेपण से चीका शैल का निर्माण होता है। प्राय इस शैल का निर्माण सागर, झील अथवा बाढ़ के समय नदियों के किनारे पर होता है। और जब शैल के कणों का आकार 1/32 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है तो उसको सिल्ट कहा जाता है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन कणों का व्यास कितना होता है। जब इन कणों का व्यास 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर होता है तो शैल को चीका या क्ले चट्टान भी कहते हैं। सिल्ट एवं चीका दोनों मुलायम एवं अप्रवेश्य शैलें होती हैं, यानी मुलायम तो होती है सिल्ट और चीका, लेकिन अप्रवेश्य का मतलब होता है उनमें पानी जो होता है वो प्रवेश नहीं कर पाता है। क्ले चट्टान का निर्माण पूर्णतया केओलिन खनिज द्वारा होता है। यह शैल घुलनशील नहीं होती है, अतः रासायनिक अपक्षय का असर भी इन पर नहीं होता है। ये घुल नहीं पाती है इसलिए रासायनिक अपक्षय इन पर अप्रभावी रहता है। और सिल्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने से शैल का निर्माण होता है। शैल एक प्रकार की चट्टान है जिसका निर्माण होता है सिल्ट और क्ले के मिलने से या संगठित हो जाने से शैल का निर्माण हो जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं रासायनिक पदार्थों से निर्मित शैल के बारे में कि बहते हुए जल के साथ घोलक, यानी ऐसे पदार्थ जो बहते हुए जल के साथ घुल जाते हैं, वो जो चट्टानों के रासायनिक पदार्थ होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं। इस कारण जब जल का संपर्क अन्य चट्टानों से होता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुल करके जल के साथ मिल जाते हैं और बाद में दबाव कम होने पर जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है या जल की प्रवाह गति जो होती है वो कम हो जाती है तो वो जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं और इस प्रकार से जो रासायनिक परतदार शैल का निर्माण होता है उसमें मुख्य रूप से है सैल खड़ी या नमक की चट्टानें। तो जो नमक की चट्टानें या रॉक सॉल्ट या जिप्सम की हम बात कर रहे हैं वो इसी तरह से निर्मित होता है कि घुलनशील क्रिया द्वारा रासायनिक पदार्थ चट्टानों से अलग हो जाते हैं और जब उस पदार्थ या उस घुलनशील पानी में या घुलनशील पदार्थ में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है या गति उसकी कम हो जाती है तो पदार्थ नीचे की तरफ जमने से सैल खड़ी और नमक की चट्टान का, रॉक सॉल्ट का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैल का कि जीव जंतुओं एवं वनस्पति के अवशेष भाग उपयुक्त स्थानों पर
धीरे धीरे जमा होते हैं और आगे चलकर संगठित होकर वे ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। और कार्बन की मात्रा के आधार पर इन शैलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैल का तात्पर्य होता है कि ऐसी चट्टानें जिनमें कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है वो कहलाती है कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें। और कार्बन की मात्रा अधिक है, इसका मतलब ये वनस्पति और जीवों के अवशेष के कारण जमा होने से बनती है। उसमें प्रमुख है चूना प्रधान शैल, ऐसी चट्टानें जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है, सिलिका प्रधान शैल जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और तीसरी प्रकार की होती है कार्बन प्रधान शैलें जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब हम बात कर रहे हैं चूना प्रधान शैल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चूना प्रधान शैलें जो होती हैं उनमें चूने की मात्रा अधिक होती है और इसी प्रकार के जीव जंतुओं या वनस्पति के संयोग से ये बनती है। तो चूनेदार शैलों का निर्माण होता है जलाशय, झील और सागर में ऐसे जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के भाग से होता है जिनमें चूने की प्रधानता होती है। जब चट्टान में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दोनों में कार्बोनेट होता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। तो जो चूना प्रधान शैलें होती है वो ऐसे जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पतियों के भाग से बनती है जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। दूसरी प्रकार की होती है सिलिका प्रधान शैलें। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसको कहते हैं सिलिका प्रधान शैलें। इसका निर्माण जो होता है वो रेडियोलेरिया एवं स्पंज जीवों एवं डाइटम पौधों के अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है क्योंकि उनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। गैसर के जल में जमा किया गया गैसराइट सिलिका का ही जमाव होता है। तो गैसर के जल में जो गैसराइट होता है वो एक प्रकार से सिलिका का ही जमाव होता है। तीसरी प्रकार की चट्टानें हैं कार्बन प्रधान शैलें। कार्बन प्रधान शैलें इस प्रकार से बनती है कि ऐसे जीव जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उन जीव जंतुओं या जीवावशेषों के अवशेष से के जमा होने से बनती है जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैलों की रचना प्रत्यक्ष रूप में वनस्पति के अवशेष के जमा और संगठित होने से होती है। जब वनस्पति का भाग पृथ्वी की हलचल या भूगर्भिक हलचल होने के कारण नीचे चला जाता है तो ऊपर से अवसाद का जमाव होता जाता है और ऊपर का भार बढ़ जाता है। तो अधिक दबाव के कारण और ताप के कारण वनस्पति का रूप परिवर्तित हो जाता है और एक ठोस चट्टान बन जाता है। जैसे कि जो कोयला है वो एक प्रकार की कार्बन प्रधान शैलें हैं जिसमें कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट ये सभी कोयले के प्रकार हैं जो कि कार्बन प्रधान शैलें कहलाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं निर्माण में भाग लेने वाले कारकों एवं जमाव के स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है अवसादी सेलों का उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस आधार पर अवसादी सेलों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है जलीय अथवा जल निर्मित शैल यानी जल के द्वारा निर्मित शैल, वायु निर्मित शैल, वायु के द्वारा निर्मित शैल, और तीसरा है हिमानीकृत शैल यानी हिमानी के द्वारा निर्मित शैल। तो निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर ये 3 प्रकार की शैल हो गई, जल निर्मित, वायु निर्मित और हिमानीकृत। अब हम बात कर रहे हैं जल अथवा जलीय निर्मित शैल के बारे में। जब नदियों द्वारा तलछट एक जगह से बहकर उसके किनारे झीलों में अथवा सागरीय भागों में जमा कर दी जाती है तो इस प्रकार जो चट्टान बनती है उसको कहते हैं जलज शैल। और इसको जलज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जमाव जो होता है वो जलीय भागों में होता है, क्योंकि जल निर्मित है इसलिए इनका जमाव भी जलीय भागों में होगा। एक्वियस शब्द लैटिन भाषा के एक्वा शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है जल। जलज सेल को कभी कभी आर्जिलेसियस सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें चीका या क्ले की प्रधानता होती है। तो बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आर्जिलेसियस सेल जो होती है वो किसको कहते हैं। तो जलीय जो सेल होती है, जलज सेल होती है, उसको कहा जाता है। उसका कारण है उसमें चीका की प्रधानता अधिक होती है। जलज सेल के प्रकार हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जलज सेल को 3 उप विभागों में विभक्त किया गया है जिसमें नंबर 1 है
जब तलछट का जमाव सागर में होता है तो उसको कहते हैं सागरीय जलज परतदार शैल। यदि तलछट का जमाव सागर में हो गया तो उसको सागरीय जलज परतदार शैल कहेंगे। और जब तलछट का जमाव झील में हो जाता है तो इस प्रकार की शैल को कहते हैं झीलकृत शैल। और तीसरा प्रकार है जब तलछट का जमाव नदियों की घाटियां उनके किनारे पे हो जाता है तो इस प्रकार जो बनती है उसको कहते हैं नदीकृत शैल। तो जलज शैल के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं, सागरीय जलज, झीलकृत शैल और नदीकृत शैल। अब हम बात कर रहे हैं वायु निर्मित शैल की, यानी इसका में जो बनाने में जो रोल रहता है वो वायु का रहता है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन और वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बनते हैं। जब हम अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां हम विस्तृत रूप से यांत्रिक अपक्षय, विघटन और वियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विघटन और वियोजन के कारण चट्टानें जो ढीली पड़ जाती हैं उनसे जो चूरा बनता है उसको वायु एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा कर देती है और परिवहन के समय कणों में आपसी टक्कर एवं रगड़ के कारण कणों का आकार जो होता है वो बिल्कुल बारीक हो जाता है, जिसके कारण हवा उनको एक स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थान पर जमा कर देती है और लगातार जमाव के कारण अवसादों की विभिन्न परतें बन जाती है। और कभी कभी वायु निर्मित शैल में परत नहीं भी होती है। तो जरूरी नहीं है कि ये वायु निर्मित शैल जो होती है उनमें परतें पाई जाए, कभी कभी इनमें नहीं भी पाई जाती हैं। लोयस का जमाव जो होता है वायु निर्मित चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। तो लोयस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोयस जो होती है वो वायु निर्मित शैल होती है। लोयस का सबसे अधिक विस्तार उत्तरी चीन में पाया जाता है। चीन के अलावा लोयस का जमाव मध्य यूरोप, मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया जाता है। और वायु निर्मित शैल को कभी एरिनेसियस या बालू शैल या लैटिन भाषा के एरिना से लिया गया, जिसका तात्पर्य होता है बालू। तो विशेष रूप से यदि वायु निर्मित शैल की बात की जाए तो ये वायु के द्वारा निर्मित की जाती है और उसमें प्रमुख होती है लोयस। और लोयस का जो सबसे अधिक जमाव होता है वो चीन में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हिमानीकृत शैल के बारे में। हिमानीकृत शैल से हमें समझ में आ रहा है कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये हिमानी द्वारा निर्मित शैल होती है। तो हिमनद के द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेत कण, मिट्टी आदि सभी शामिल होते हैं। और इन पदार्थों को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो हिमानी के द्वारा जितने भी पदार्थ परिवहित किए जाते हैं उनको सम्मिलित रूप से हम ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमोड शब्द का प्रयोग हिमानी निक्षेप की आकृति के लिए किया जाता है और हिमनद द्वारा बारीक तथा मोटे कणों वाले पदार्थों का निक्षेप मिश्रित रूप से होता है। यही कारण है कि हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थों में स्तरीकरण का अभाव भी होता है। हिमानी निक्षेप द्वारा अवर्गीकृत तलछट को सम्मिलित रूप से टिल कहते हैं, यानी ऐसा निक्षेप जिसको हम किसी वर्गीकरण में नहीं डाल सके, ऐसे निक्षेप को हम टिल कहते हैं। और सम्मिलित रूप से जितने भी कंकड़, पत्थर, रेत कण उनको ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहा जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चट्टानों से संबंधित टॉपिक को समझने के लिए इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।